Assalamualaikum. Today's our topic is history of multi-user system in OS operating system. First is mainframe era. Mainframe era 1960 से 1970 तक रहा था. मेनफ्रेम एरा के अंदर लार्ज सेंट्रलाइज कंप्यूटर हुआ करते थे जिन्होंने मल्टीपल यूज़र का जो कॉन्सेप्ट है वो सर्व किया, मतलब बनाया थ्रू डम्प टर्मिनल. डम्प टर्मिनल का इससे क्या मुराद है? डम टर्मिनल्स ऐसा कंप्यूटर्स होते थे जिनके पास खुद की कोई प्रोसेसिंग पावर्स नहीं होती थी. उनको दूसरे कंप्यूटर के साथ अटैच होना पड़ता था अपनी प्रोसेसिंग करने के लिए. ये सिंपल से इनपुट और हार्डवेयर डिवाइसेस होते थे. इनके पास कोई प्रोसेसिंग और कैलकुलेशन पावर नहीं होती थी. ये दूसरे कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते थे ताकि वो अपना काम कर सके. इसके अंदर एग्जांपल आ जाती है IBM मेन फ्रेम की. रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम उस वक्त चलता था IBM का OS 360 का नाम था और बाद में इसका दूसरा वेरिएंट OS 370 के नाम से लॉन्च हुआ. दोनों ही टाइम शेयरिंग को सपोर्ट करते थे और मल्टीपल यूज़र को अलो करते थे CPU टाइम को शेयर करने के लिए. अब यहाँ पे बाकी जो डम्प टर्मिनल्स थे उनके अंदर कोई प्रोसेसिंग नहीं की जा सकती थी. इसीलिए एक ही ऐसा कंप्यूटर होता था जिसमें प्रोसेसिंग पावर थी. इसलिए मल्टीपल यूज़र उसी कंप्यूटर के साथ अटैच होकर उसी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होकर CPU की टाइम शेयर करते थे, मतलब प्रोसेसिंग टाइम शेयर करते थे. इसके अंदर टाइम शेयरिंग सिस्टम आ जाता था. सबको थोड़ा थोड़ा टाइम दिया जाता था और उसके अकॉर्डिंग से ही वो अपना वर्क डन करते थे. अगली चीज़ आती है 1970s के अंदर यूनिक्स और मिनी कंप्यूटर का एरा लॉन्च हुआ. यूनिक्स इस बेल लैब्स के अंदर 1970s के अंदर लॉन्च हुआ था. ये पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि मल्टीपल यूज़र सपोर्ट था. यूनिक्स रन करता था मिनी कंप्यूटर्स लाइक PDP-11 जैसे कंप्यूटर्स के ऊपर, प्रोवाइडिंग फीचर्स सच एज प्रोसेस आइसोलेशन एंड फाइल मैनेजमेंट सिस्टम परमिशन टू सपोर्ट मल्टीपल सिमल्टेनियस यूजर्स. अब इसके अंदर क्या होता था कि यूनिक्स जो है वो मिनी कंप्यूटर लाइक PDP-11. प्रोसेस आइसोलेशन का मतलब है कि एक ही टाइम के अंदर एक ही प्रोसेस को उसकी अपनी मेमोरी देना, उसकी अपनी एग्जीक्यूशन टाइम देना और उसको अपने रिसोर्सेज देना. ठीक है, उसका रिसोर्सेज मेमोरी वगैरह के अंदर कोई शेयरिंग नहीं होगी. एंड फाइल सिस्टम मतलब तमाम फाइल्स को भी शेयर करते थे मुख्तलिफ यूज़र मल्टीपल यूज़र्स के अंदर एट द सेम टाइम. अगला हमारे पास है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो 1980s और 1990s के अंदर लॉन्च किया गया था. नेक्स्ट हमारे पास है यूनिक्स क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो कि 1990s और 1980 एंड 1990s के अंदर आया था. क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, क्लाइंट एंड सर्वर आपके यहाँ पढ़ा ही होगा, जिसके अंदर एक क्लाइंट आपके पास होता है, बाकी आपके पास क्लाइंट्स होते हैं, एक सर्वर आपके पास होता है. यह आर्किटेक्चर 1980s और 1990s के अंदर फैसिलिटेट हुआ था, जिसके अंदर मल्टी यूज़र कंप्यूटिंग जो है वो मुतारिफ सही डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट के अंदर मुतारिफ करवाई गई थी. व्हाट इज़ मीन बाय डिस्ट्रीब्यूटेड इन्वायरमेंट वो हम आगे देखेंगे. ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक नोवेल, नेटवेयर एंड विंडोज़ एंटी सर्वर. विंडोज़ एंटी सर्वर जो है वो इसके अंदर जो एंटी लफ्ज़ आ रहा है वो न्यू टेक्नोलॉजी का आ रहा है. ये माइक्रोसॉफ्ट विंडो ने ही बनाया था, लेकिन उसने सिर्फ नेटवर्क के अंदर जितने भी आपके डिवाइसेस हैं ना उसके लिए बनाया था. नेटवर्क को यूज़ करने के लिए ये वाला विंडोज़ उन्होंने बनाया था. दूसरी चीज़ है नोवेल नेटवेयर. उस वक़्त का ये भी एक ऐसी विंडो थी जिसके ऊपर नेटवर्किंग हो सकती थी. अब नेटवर्किंग मल्टीपल क्लाइंट्स के अंदर एट अ टाइम की जा सकती थी. ये भी एक मल्टी यूज़र की एग्जांपल थी. ओके, नेक्स्ट वन है हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर्स के अंदर मल्टीपल यूज़र कैपेबिलिटीज़ को कम कर दिया गया क्योंकि उनका मेन फोकस जो था वो सिंगल यूज़र प्रोडक्टिविटी पे था कि जो सिंगल यूज़र है वो ही उनका मेन फोकस था. सिर्फ एक ही बंदा एट अ टाइम जो है वो वर्क कर सके. हाउएवर लेकिन इसके अंदर भी ताहम नेटवर्क इन्वायरमेंट, अगर पर्सनल कंप्यूटर्स के अंदर भी नेटवर्क इन्वायरमेंट्स इंट्रोड्यूस होते थे तो मल्टी यूज़र्स के ऊपर ही ज़्यादा फोकस होता था ताकि रिसोर्सेज मतलब प्रिंटर और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस को शेयर किया जा सके एंड कोलैबोरेट यूजिंग क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन. और क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशंस के साथ भी कोलैबोरेट किया जाए. मतलब अगर आपने एक क्लाइंट बनना है और आपके पास एक पर्सनल कंप्यूटर है तो आप आराम से सर्वर के साथ अटैच हो पाओ. नेटवर्क वर्क स्टेशन एंड सर्वर्स जो कि 1990 से लेकर अब तक काम कर रहे हैं विद दी
proliferation of network environment in the 1990s and beyond. अब यहाँ पे लफ्ज़ आ रहा है प्रोलिफरेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि नेटवर्क इन्वायरमेंट्स के फैलाव के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आने लगी, उनकी अफजाइश के अंदर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आने लगी 1990s के अंदर, और उससे बाद भी मल्टी यूज़र सिस्टम को दोबारा से इंपॉर्टेंस मिल गई थी, अहमियत मिल गई थी। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे यूनिक्स और उसके वेरिएंट्स लाइनक्स वगैरह और विंडोज़ सर्वर एडिशन दोबारा से मल्टी यूज़र इन्वायरमेंट्स क्रिएट करने लगे और नेटवर्क वर्क स्टेशन और सर्वर्स को दोबारा से इन्होंने अहमियत दी। नेटवर्क वर्क स्टेशन एंड सर्वर्स के लिए कहते हैं, हम आगे देखेंगे। क्लाउड कंप्यूटिंग 2000 से लेकर अब तक चल रही है। द एडवेंट ऑफ क्लाउड कंप्यूटर हैज़ फर्दर एडवांस्ड। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एडवांस कर दी गई थी। क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग होता है कि आप जो है ना एक अपना ही स्टोरेज, सर्वर या फिर नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर, ये चार चीज़ें आप लोग अपनी ही इंटरनेट के ऊपर होस्ट कर रहे हो। मतलब आप लोग ऑफलाइन नहीं हो, आप लोग इंटरनेट के ऊपर ही रहकर आपके पास एक स्टोरेज भी है, आप लोगों के पास नेटवर्क भी है, सॉफ्टवेयर भी है, और आप इंटरनेट के ऊपर ही चीज़ों को जो है वो मैनेज कर रहे हो, उसे हम क्लाउड कंप्यूटिंग बोला जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर क्योंकि नेटवर्क का लफ्ज़ आ जाता है तो ये एब्सोल्युटली मल्टी यूज़र होगा। क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइडिंग स्केलेबल शेयर्ड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज ओवर द इंटरनेट के ऊपर इसके रिसोर्सेज काफ़ी वास्ट होते हैं और कंप्यूटिंग रिसोर्सेज भी आप एक दूसरे से शेयर कर सकते हो। क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर पावरफुल प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे अमेज़ॉन वेब सर्विसेज हो गया, माइक्रोसॉफ्ट अजूर हो गया, उसके अलावा और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपको क्लाउड कंप्यूटिंग जो है वो प्रोवाइड करते हैं। support multi-tenants and enabling multiple user and organization to share the same underlying infrastructure securely। इसके अंदर सिक्योरिटी भी हाई होती है और आप हाई सिक्योरिटी के साथ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, अलग अलग पीपल्स के साथ आप लोग कंप्यूटिंग कर रहे होते हो, आप लोग नेटवर्किंग कर रहे होते हो। क्लाउड कंप्यूटिंग ज़्यादातर ऑनलाइन वर्किंग के ऊपर ही इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें एक दफ़ा में ही आप लोग सेवरल यूज़र्स को परमिट करते हैं कि वो अपनी एक सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कमांड रन कर सकें। एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, एक ही प्रोसेसर होते हैं, बट यूज़र एक से ज़्यादा होते हैं, जिसे हम मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ये सिस्टम फ्रिक्वेंटली कॉम्प्लेक्स होते हैं और इसके अंदर टास्क को मैनेज करना भी थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि एक से ज़्यादा यूज़र्स होते हैं। यूज़र्स को कंप्यूटर के ऊपर बैठने की ज़रूरत नहीं होती, वो एक दूसरे कंप्यूटर से भी उस कंप्यूटर को जो है वो डाटा नेटवर्क की मदद से डाटा उससे ले सकते हैं। जैसे कि अगर एक ऑफिस है, उसके अंदर दो अलग अलग कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर ए जो है वो अपने कंप्यूटर पे बैठे बैठे कंप्यूटर बी का डाटा आराम से व्यू कर सकता है। इसके अंदर अलग अलग रिसोर्सेज भी आप लोग शेयर कर सकते हो, सिमिलर रिसोर्सेज जैसे कि प्रिंटर को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। Single user operating system in that each user access the same operating system from different machines। यहाँ पे इसकी सबसे इजी डेफिनेशन लिखी हुई है कि इसके अंदर एक सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम आपको अलो करता है कि आप अपने ही कंप्यूटर पे बैठे बैठे आप किसी और का की मशीन वगैरह आप किसी और की मशीन मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हुए आप यूज़ कर सकें। नीचे हमारे पास एक एग्जांपल है, यहाँ पे तीन जो कंप्यूटर्स हैं, तीनों कंप्यूटर्स एक सर्वर के साथ कनेक्टेड है। अब ये तीनों कंप्यूटर्स होंगे हमारे टर्मिनल और ये टर्मिनल्स के अंदर सिंगल यूज़र जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो फीड आउट है और इसके अंदर जो सर्वर है हमारा, इसमें मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम फीड आउट है। अब क्या होगा कि किसी भी एक टर्मिनल से आप लोग इस सर्वर की मदद से इस कंप्यूटर बी की तरफ जा सकते हैं। कंप्यूटर ए जो है वो सर्वर की मदद से कंप्यूटर बी के अंदर का डाटा आराम से एक्सेस कर सकता है। इसे हम मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे और इसको यूज़ करने के लिए आप लोग को नेटवर्क के साथ कनेक्ट होना ज़रूरी होता है।
इसका मेन गोल होता है कि मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप लोग टाइम को आराम से शेयर कर सकें, आप प्रोसेसिंग को शेयर कर सकें और मेन फ्रेम सेटिंग्स सिस्टम्स को के ऊपर। अब यहाँ पे जो नीचे वाले 3 कंप्यूटर्स हैं ये तो पर्सनल कंप्यूटर होंगे लो एवरेज के साथ, ठीक है। इनकी रैम वगैरह भी कम हो सकती है, बट ये जो उनसे सुपर हमारे सर्वर कंप्यूटर है, ये एक मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा जो ईजीली इन कंप्यूटर्स को या 1 से 10 तक के कंप्यूटर्स को आराम से हैंडल कर सकता है। ये जो सर्वर कंप्यूटर है इसका पावरफुल होना बहुत ज़रूरी होता है, वरना जो आप लोग का सर्वर डाउन हो जाता है और आप इन कंप्यूटर्स को हैंडल नहीं कर पाते, तो इसीलिए ये अमूमन एक मेन फ्रेम कंप्यूटर ही रखा जाता है। Multi-user operating system is now often used in large organizations, the government center and education institute like large universities and on server side such as Ubuntu server or Windows server. Windows ये इस किस्म के ऑपरेटिंग सिस्टम्स मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम लार्ज ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट सेक्टर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर लार्ज मल्टी-यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम लार्ज ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट सेक्टर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट और लार्ज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर काम जो है वो ऑफनली यूज़ किए जाते हैं इनकी सर्वर साइड के ऊपर। सर्वर साइड के ऊपर आप लोगों को 2 विंडोज़ मिल जाती है, ubuntu सर्वर और विंडोज़ सर्वर। इन दोनों चीज़ों का क्या मतलब है, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे भी विंडो 7 हुई है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे विंडो 10 हुई है और वहाँ यहाँ पे विंडो 7 हुई है। अब ये जो सर्वर है इसके अंदर भी तो ज़ाहिर है कोई विंडो फीड आउट होगी, तो वो जो विंडो होती है वो हमारे पास है 2 किस्म की विंडोज़, एक तो ubuntu सर्वर और दूसरा है विंडोज सर्वर। सर्वर के अंदर भी सर्वर की ही विंडोज़ की जाती है, नॉर्मल विंडोज़ उसके अंदर नहीं की जाती, क्योंकि नॉर्मल विंडोज़ के अंदर वो फीचर्स नहीं होते जो एक सर्वर विंडो के अंदर पाए जाते हैं। These servers are allow several user to access operating system kernel and hardware at the same time। इस किस्म के जो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उसके अंदर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर भी एक्सेस मिलती है, कर्नल के ऊपर भी और हार्डवेयर डिवाइसेस के ऊपर भी। व्हाट इज कर्नल, कर्नल क्या है इसके अंदर ये हम आगे देखेंगे। आगे हमारे पास है कंपोनेंट ऑफ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम किन हिस्सों से मिलकर बना है वो कंपोनेंट्स हमने पढ़ने हैं। वो कंपोनेंट्स के अंदर सबसे पहला कंपोनेंट है मेमोरी का। सबसे पहले तो मेमोरी, फिजिकल मेमोरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिकल मेमोरी स्टोरेज के अंदर आ जाती है, इसको हम रैम भी कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये सिस्टम मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने के लिए ये कंपोनेंट सबसे अहम किरदार अदा करता है। द सिस्टम में रेक्टिफाई द डाटा दैट इज प्रेजेंट in the main memory, so every executed program should be copied from physical storage like a hard disk। मेन मेमोरी ज़्यादातर किस लिए इस्तेमाल होती है, जब भी आप लोग कोई प्रोसेस रन करने लगते हैं वो प्रोसेस आपके स्टोरेज से उठकर मेन मेमोरी के अंदर सबसे पहले लोड होता है। आफ्टर लोडिंग इनटू द मेन मेमोरी वो प्रोसेस तभी रन करता है। अगर वो प्रोसेस मेन मेमोरी अगर आपके कंप्यूटर में ना हो तो वो प्रोसेस आपका रन ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब भी प्रोसेस रन होता है वो मेन मेमोरी में रन होता है, आपके स्टोरेज के अंदर रन नहीं होता। मेन मेमोरी में डाटा टेम्परेरी स्टोर होता है, स्टोरेज के अंदर डाटा परमानेंटली स्टोर होता है। इससे मेन मेमोरी और स्टोरेज बहुत ही मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आगे हम बस कर्नल। कर्नल एक बहुत ही ज़्यादा मेन पर्पज़ अदा करता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। विच इज़ बिल्ट इन अ लो लेवल लैंग्वेज, ये 0 और 1 की लैंग्वेज के अंदर ही बिल्ट किया जाता है। ये एक ऐसा कंपोनेंट होता है कंप्यूटर सिस्टम की मेन मेमोरी के अंदर एंड में इंटरेक्ट डायरेक्टली विद दी कंप्यूटर्स हार्डवेयर। अब क्या है कर्नल, क्या है हमारे पास, ये हम आगे डिटेल के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट वन इज डिवाइस हैंडलर। हर इनपुट और आउटपुट डिवाइस को डिवाइस हैंडलर की ज़रूरत पड़ती है। डिवाइस हैंडलर एक प्राइमरी गोल होता है, इसका प्राइमरी गोल होता है कि कोई भी होल डिवाइस की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए है वो उसके मुताबिक से काम अपना आगे प्रोसेस करे। डिवाइस हैंडलर ऑपरेट इन continuous cycle mode and first discarding the IO request block from the queue side। अच्छा जी, डिवाइस हैंडलर एक ऐसी चीज़ होती है जो कंटिन्यूस साइकिलिंग मोड के ऊपर इसके साथ चल रही होती है। मतलब एक प्रोसेस अगर किसी डिवाइस को लेने के लिए आता है तो वो डिवाइस हैंडलर उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है या फिर उसको ब्लॉक कर देता है, क्योंकि अगर वो किसी और रिक्वेस्ट को इस वक्त हैंडल किए हुए हैं तो वो उसे ब्लॉक कर देगा, अदरवाइज वो इसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा।
नेक्स्ट वन इज प्रोसेसर। प्रोसेसर एक तीसरा कंपोनेंट है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का। प्रोसेसर को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। लार्ज मशीन द प्रोसेसर वुड नेसेसिटेट मोर ICS मोर ICS का। अगर लार्ज मशीन्स की बात की जाए, लार्ज कंप्यूटर्स की बात की जाए, तो उसके अंदर ज़्यादा ICS CPU के अंदर उसमें ज़्यादा ICS की ज़रूरत पड़ सकती है। ICS का क्या मतलब होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिनको यूज़ करते हुए CPUs को बनाया जाता है। एक छोटी सी चिप होती है जो CPUs के अंदर डाली जाती है। ऑन स्मॉलर कंप्यूटर्स, अगर आपके कंप्यूटर छोटे हैं, कंप्यूटर डाटा प्रोसेस कर रहे हैं, इज़ मैप्ड इन अ सिंगल चिप, तो इन्हें एक सिंगल चिप के अंदर ही मैप किया जाता है, सिंगल चिप्स के अंदर ही डिस्क्लोज किया जाता है, जिनको हम माइक्रो प्रोसेसर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस एक ऐसा वे है यूज़र और यूज़र का कि वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर प्रोसेस से इंटरेक्ट कर सके। ये यूज़र इट एनेबल्स द यूज़र टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर सिस्टम इन अ सिंपल मैनर। ये आप लोग को बआसानी कंप्यूटर के साथ एक सिंपल मैनर्स के अंदर इंटरेक्ट करने की सहूलत देता है। यूज़र इंटरफेस के एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे। Next and last one is the spooler. Spooler stand for simultaneously peripheral output online. स्पूलर का क्या मतलब होता है कि कंप्यूटर प्रोसेसेस को रन करने और आउटपुट रिजल्ट को सेम टाइम पर शो करने के काम आता है। अगर आपके कंप्यूटर में स्पूलर नहीं है तो आपके कंप्यूटर प्रोसेसेस रन नहीं होंगे सेम टाइम के ऊपर और आउटपुट आप लोग को उसी वक्त नहीं मिलेगा। स्पूलिंग इज यूज बाय वैरायटी ऑफ आउटपुट डिवाइसेस इंक्लूडिंग प्रिंटर। स्पूलर सिर्फ आउटपुट डिवाइसेस के अंदर ही काम करता है क्योंकि ये आउटपुट को ही स्क्रीन के ऊपर, उसके ही रिजल्ट को स्क्रीन के ऊपर शो करता है। स्पूलर्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा आउटपुट डिवाइसेस आ जाते हैं, जैसे कि प्रिंटर, मॉनिटर, माइक्रो स्पीकर जैसे डिवाइसेस। नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स। सबसे पहले आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम ओके, होपफुली आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।